बीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये जो नोट हैं अपने पास, जितने भी नोट हैं, ये सारे के सारे नोट केंद्रीय बैंक बनाता है, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके। 1 रुपए का नोट भारत सरकार का है और 1 रुपए के अलावा बाकी सारे नोट केंद्रीय बैंक के हैं। केंद्रीय बैंक ने, केंद्रीय सरकार मतलब इंग्लैंड की सरकार, इंग्लैंड की सरकार ने हमारे यहाँ पर अपनी एक ब्रांच खोल रखी है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मद्रास हाई कोर्ट ने 2019 में एक फैसला दिया था जिसमें यह कहा था कि आरबीआई के कर्मचारी और बैंकों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। अब जब वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते तो हमने ये पूछा, अभी आरटीआई से हमने जानकारी निकाली तो पता चला कि अपने देश के अंदर लगभग 29.2 लाख करोड़ रुपया, 29.2 लाख करोड़ रुपया नकली और फर्जी चल रहा है इस टाइम पर, जो आपकी जेब में पड़ा है। जितना भी ये नया नोट है, 500 वाला, 100 वाला, 200 वाला, ये सब फर्जी है। 2000 वाला नोट भी नकली था, वो तो बंद कर दिया उन्होंने जानबूझ के। देखो कमाल की बात क्या है, आपको ये खेल बस 2000 वाले नोट से ही समझ में आ जाएगा। 2000 का नोट छापा, उस छाप के उसकी 2 कॉपी छापी। एक कॉपी गई बैंकों में, जिन लोगों ने अपने पैसे जमा करा रखे थे वो निकलवाने के चक्कर में, और एक कॉपी गई आपके बीजेपी के कार्यालय में। आपने देखा होगा नोटबंदी के टाइम पे बीजेपी के कार्यालय से 2000 के नोट मिला करते थे, नोट बदली होया करते ना, एक कॉपी वहां गई, यानी डबल नोट छपे, मार्केट के अंदर सर्कुलेशन में आ गए। उन्होंने उन नोटों से क्या क्या खरीदा? उन नोटों से जमीनें खरीदी, ये रोड बनाए, ये सीमेंट के कारखाने, गाड़ियां, लोगों को चुनाव के समय में उन 2000 लोगों से विधायक खरीदे, सांसद खरीदे, जमीनें ऐसी खरीदी हर जिले के अंदर सबसे प्राइम लोकेशन पर, चाहे कितनी महंगी जमीन मिली बीजेपी ने खरीदी। अपना दफ्तर बना रखा है, ना बना रखा हो तो देख लो, हर जिले के अंदर जिला कार्यालय बनाए और वो नकली नोट बाद में फिर बंद कर दिए। मतलब नकली नोटों से असली चीज खरीद ली और फिर नोट बंद कर दिया। ठीक है, अभी आपके पास 500 के नोट हैं, ये धीरे धीरे ये भी बंद होंगे, 200 का भी कम होता जाएगा, 100 का भी कम। अभी आप देखोगे मार्केट में पैसा कम मिलेगा आपको। बैंक में चले जाओ, 5 लाख रुपए अगर बैंक वाले से लेना हो तो बैंक वाला कहेगा एनईएफटी करवा ले, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दे, चेक से दे दे, मोबाइल तक कर दे, बस किसी भी तरह से तू कैश मत मांगे। कैश मांगेगा तो दोपहर तक इंतजार कर, शाम तक इंतजार कर, कल आ जाइए, कल न मिलेगा, क्योंकि जमा नहीं होया। अरे बागाड़ो, कम से कम बैंक वालों तो न्यू तो पूछ लो कि जो हमारे खाते में पड़ा है वो पैसा कहां गया, और जो मैंने लोन ले रखा वो पैसा कहां है। तुमने इतनी दुनिया को लोन दे दिया, तुमने इतने लोगों का पैसा जमा कर रखा है, वो कैश है कहां? वो कहीं नहीं है। वो कैश धीरे धीरे ये लोग खत्म कर रहे हैं और इसको लेके आ रहे हैं डिजिटल करेंसी के ऊपर। डिजिटल करेंसी का मतलब ये है, अगर इसके ऊपर पूरा लेक्चर है मेरा 1-1.5 घंटे का सीबीडीसी के ऊपर, उसमें सरकार ने ये कहा है कि एक तो डिजिटली कंट्रोल होगा सेंट्रल बैंक से, जो भी चीज आरबीआई की है वो समझो इंग्लैंड के कंट्रोल में है, अब इंग्लैंड से चलेगा वो, और आपका रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को दिखाएगा। अगर इंटरनेट नहीं है, अभी फिलहाल तो वो आपको ये बता रहे हैं कि इंटरनेट नहीं होगा तो भी आप एक दूसरे को पैसा दे सकते हो, लेकिन कमाल की बात यह है अगर मोबाइल नहीं होगा क्या तब भी दे सकते हो? अगर नेटवर्क नहीं होगा तब भी दे दोगे क्या? तब नहीं दिया जाएगा। मोबाइल किसका चलेगा? जो आधार कार्ड चालू होगा। आधार कार्ड किसका चालू होगा? जो सरकार के दिए हुए सारे इंजेक्शन लगवा होगा, बालक के सारे कागज बनवा होगा, बालक के सारे इंजेक्शन लगवा होगा, बालक ने उनके हिसाब से गुलाम बनवा होगा, जमीन उनके हिसाब से रजिस्टर करा होगा, मकान उनके हिसाब से करवाएगा, डंगर उनके हिसाब से रखेगा, बिजनेस उनके हिसाब से करेगा, जो उनके दस्तावेजों में तो बड़ा होगा, जो उनका गुलाम तो होगा,
तो उसका आधार चलेगा, उसी का मोबाइल नंबर चलेगा, उसी के घर बिजली आएगी, उसी को गैस का कनेक्शन मिलेगा, उसी को पानी का मिलेगा, उसी को जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। जो उनके जाल से बाहर जाने की कोशिश करेगा उसको पैसा कहीं नहीं मिलेगा। यह है सीबीडीसी। भाई कैश आपके पास, आपकी मर्जी है ना कि आप इनको देना चाहते हो, इनको देना, किसको देना चाहते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहां आ रहा, मान लो मैं आपसे दान मांगने लगूं, आपके पास अगर कैश पड़ा हुआ है तो आप मेरे को डोनेशन दे दोगे, लेकिन आपके पास मोबाइल में पड़ा हुआ है और आप भेजने लगो और ऊपर से मैसेज आ जाए इस आदमी से डोनेशन देना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बात करता है। या अगर तुमने इसको डोनेशन दिया तो तुम्हारा आधार बंद हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये तो ऑलरेडी चल रहा है, इन्होंने किया है। अगर तुम 2 डोज नहीं लगवाओगे तो तुमको कुछ नहीं करने दिया जाएगा। ये पहले टेस्टिंग कर ली इन्होंने। ये मान चुके हैं कि इस देश के लोग इतने निकम्मे हैं कि वो नहीं बोलेंगे, चुपचाप अपना शरीर आगे कर देंगे। ला भाई ला ले जो मुझे टिका। दूसरी भी यही करेगी जी, तीसरी भी यही करेगी जी, और चौथी भी यही करेगी, और कल ने मेरी पार्टी बनवा दी तो वह भी यही करेगी। मैं पहला बता रहा हूं, कदे गलती तेन सोचे कि तू ही संभाल ले, कदे गलती तेन कह दे कि भाई तू ही आगा आ जा। मैं पहला बता रहा हूं, अगर मेरे वाली करेगी तो वह भी यही करेगी, क्योंकि सिस्टम इनका बनाया हुआ है। गांव का मैं जो बात कह रहा हूं, गांव को अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो? उनके सिस्टम में फंस रहे हो जा करके। आप नहीं समझ रहे हो, असली धन आपके पास है ऑलरेडी। डंगर असली धन, पशुधन बोलते हैं इसको, मेहनत को बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत को बोलते हैं, औलाद को असली धन बोलते हैं, जमीन को असली धन बोलते हैं, पेड़ पौधे असली धन है, ये फल असली धन है, जो फसल लगती है वो असली धन है। ये रुपया असली धन नहीं है, ये रुपया फर्जी है, टोटल फर्जी। हमने रुपए के चक्कर में अपना भाईचारा खराब करा है। कितनी बड़ी गलती कर रखी है, ये गांव को समझाना जरूरी है। पिछला एग्जाम्पल ले लो, जो साथी पुराने हैं अपने साथ, जो जेएसएम के साथ जुड़े, उनको तो ये एग्जाम्पल बार बार मैं बताता रहता हूं, लेकिन जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बता दूं। 100 किलो टमाटर बेचा किसान ने, 5 रुपए के हिसाब से बिका तो 500 रुपए का बिका कि नहीं बिका? अभी टमाटर बेचा होगा, इतना ही रेट बिका था ना, किसान को मिला 5 रुपए किलो के हिसाब से। 100 किलो टमाटर कितने का बिका? 500 का। और किसी भाई ने शहर में रहते हुए 250 रुपए किलो का टमाटर देखा था? देखा है? नहीं की बार 250 रुपए, वही 500 रुपए लेके उस किसान पे, सोचना आप, उसी किसान ने वह जो धर रखे थे 500 रुपए, वो मेरे को पकड़ा दिए, और मैं चंडीगढ़ में जाके टमाटर लेने लगूं, मैंने मिलेंगे 2 किलो टमाटर। ऐसा कैसे हो गया? उसी 500 रुपए में 100 किलो टमाटर मिले उद्योगपति को, और उसी 500 रुपए में मेरे को 2 किलो मिले। तो असली धन टमाटर है, 500 रुपए है। असली धन टमाटर है ना, असली धन अनाज है, असली धन तो जो चीजें इस्तेमाल होने की हैं वो हैं। ये जो 500 रुपए हैं, ये तो रुपए के लेन देन का साधन है खाली। हमने साधन को ही साध्य मान लिया, हमने जीवन का उद्देश्य ही साधन को मान लिया। यह गलती कर रखी बहुत बड़ी। 500 रुपए असली धन नहीं है, और ये सीबीडीसी डिजिटल करेंसी आने के बाद तो धन जीरो ही हो जाएगा बिल्कुल ही। ये किसान की मेहनत को खाने का तरीका बताया है, और आपकी मेहनत को भी। जो अनाज बेचोगे उसका भी मेहनत ऐसे ही खत्म होएगी, जो कपास बेचेगा उसकी मेहनत भी कपड़ा बनते ही खत्म हो जाएगी। उसकी मेहनत जीरो नहीं होने देनी गांव की। इसलिए अपनी व्यवस्था बनाने की बात है सीबीडीसी से। सीबीडीसी आने का मतलब पूरी तरह कंट्रोल होना। दूसरा एक कानून आपके यूपी के अंदर बनाया हुआ है, योगी ने बनाया था काफी टाइम पहले। 2 कानून बनाए थे, जिसमें एक तो कानून है क्षतिपूर्ति कानून, और दूसरा कानून है यूपीएसएसएफ। किस किस ने सुन रखा है इनके बारे में? मैं बता देता हूं। पहले तो यूपीएसएसएफ के बारे में बता देता हूं। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स, वो उसी के अंतर्गत है, वो उसी के अंतर्गत एसटीएफ है। उस एसटीएफ को क्या पावर मिली हुई है? देखिए, आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे जब सरकारें और पुलिस जब काम करती है तो वो ऐसे काम करती है कि मैंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी, उसके बारे में कोई जानकारी देगा,
फिर पुलिस उसकी छानबीन करेगी, अगर उसमें कोई बात सच्चाई मिली तो मुझे सम्मन भेजेगी जांच के लिए, या फिर कोर्ट में वो बात पेश करेगी, कोर्ट उसकी गिरफ्तारी का आदेश देगी और उस अरेस्ट वारंट के हिसाब से बंदे को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सही तरीका तो है ये। एसटीएफ और यूपीएसएसएफ को क्या पावर दे दी कि अगर पुलिस के कर्मचारी को, यानी इस कर्मचारी को केवल शक है, ना उसके पास कोई शिकायत आई ना उसने कोई जांच करी, केवल शक है, तो वो किसी को भी उठा सकता है। ठीक है जी, प्योर तानाशाही होगी कि नहीं होगी? यानी अगर यूपी में आया हुआ हूं और शक हो गया, थानेदार ने बेरा लग गया और उन्होंने कहा मैंने शक के आधार पर ठा लिया। अब सिंपल पुलिस को अगर कोई आदमी गिरफ्तार करना है और उसने गिरफ्तार कर दिया तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि यह कोर्ट में पेश कर दे, लेकिन फिर भी अगर 24 घंटे में पेश कर दिया तो जरूरी नहीं है इसके ऊपर कोई आरोप लगाया जाए या सिद्ध किया जाए। उनको यह अधिकार है कि यूपीएसएसएफ के अंडर आने वाली स्पेशल टास्क फोर्स से गिरफ्तार किया हुआ आदमी के ऊपर 6 महीने तक भी अगर पुलिस कोई चालान पेश नहीं करती है या कोई इल्जाम अगर नहीं लगाती है तो भी उसको जेल में जाने का हक है, मतलब उसको अधिकार है भेजने का, जमानत नहीं देगी। यानी कि 6 महीने तो पक्का जेल कर दी। 6 महीने में बाहर जो है मीडिया चल पड़े कोई भी गंद चलाने, क्योंकि अपनी बात रखने के लिए मैं तो जेल में हूं, मैं तो अपनी बात रख नहीं पा रहा। एक तरफा बात जाएगी तो मैं तो चोर साबित हो जाऊंगा, चोर साबित हो जाऊंगा, घर वाले घर से बाहर निकलने बंद हो जाएंगे, घर वालों को काम मिलना बंद हो जाएगा, घर वाले बदनाम हो जाएंगे, घर वाले की जिंदगी नरक होगी इतनी देर में, काम धंधा ठप हो गया, घर वाले बर्बाद हो गए, समाज साथ आना बंद हो गया, अगले का तो नाश। अब 6 महीने के बाद मैं जेल से निकला और निकलने के बाद मैंने कहा कि इस अफसर ने मेरी इस्तेसी करी, मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी, अब इसको मैं कोर्ट में घसीटूंगा क्योंकि मैं तो बेकसूर निकला। 6 महीने ऑब्वियसली जब अगर सिर्फ शक के आधार पर उठाया था तो बेकसूर तो निकलना ही है। तो मैंने इसको कोर्ट में ले जाने की कोशिश करी कि अब मैं इसे खुचूंगा। उस कानून में लिखा हुआ है कि जिस अधिकारी ने ये काम किया था उसको वो आरोपी कोर्ट में नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसने तो देश बचाने खातिर करा था जो कुछ करा था। सिर्फ शक हो जाओ बस बात खत्म। ठीक है जी। अब ये बात, अब इस कानून को बना के देखो, कमाल की बात, मैं आपको एक बात बता दूं, इस कानून को बना के यूपी के अंदर जो आग लगाई हिंदू मुसलमान की, इस कानून को बना के उन्होंने बहुत से मुसलमानों को और बड़े सारे गुंडों को, जो कि मुलायम के गुंडे थे, अपने वाले नए पैदा कर लिए। देखो हर सरकार अपने गुंडे पैदा करती है, दूसरे वाले के गुंडे मरवाती है। तो उस वाले को, अपने वालों को अपने वाले गुंडे गुंडे नहीं दिखते, अपने वालों की गुंडों की बात आया जब तनु कहता है, और वो भी तो बना रहे थे, लेकिन उन्होंने उनके वालों को रगड़ना शुरू किया इस तरीके से। और हमारे को ये लगा ये कानून बहुत बढ़िया, क्योंकि इसकी अभी आज हमारे तक नहीं आई है। तो कानून बन गया, तो इस कानून का सहारा अगली सरकार भी ले सके कि यही लेगी जी? ये आपके सवाल का जवाब है। अगर कानून बन चुका है तो इसका सहारा हर सरकार ले सकती है, यानी आपको रगड़ने का काम हर वो आदमी कर सकता है। इसका मतलब रावण की बनाई हुई व्यवस्था में अगर राम भी राज करेगा तो भी नाश होना तय है। समझ गए ना? क्योंकि व्यवस्था इन्होंने बनाई है, व्यवस्था आपने नहीं बनाई है। आपके बच्चों के लिए व्यवस्था जब गांव बनाएगा तो गांव कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा, लेकिन व्यवस्था को अगर पूंजीपति बनाएगा तो पूंजीपतियों के लिए गांव नुकसान की चीज है, इसीलिए वो गांव को खत्म करने की योजना बनाएगा। इसलिए वो भाईचारे को खत्म करने, भाईचारा रहेगा तो पूंजीपतियों को नुकसान है। भाई देखो, एक घर में 10 बच्चे रंधे हों 3 भाइयों के, और वो एक ही टेलीविजन में देखते हो और वही चीज देखते हो जिससे समाज खराब ना होता हो, मतलब कोई अश्लीलता नहीं देखते, कोई मारकाट नहीं देखते, सिर्फ बढ़िया सीरियल देखते हैं, तो जी एक टीवी भी क्या, एक टीवी का चार्ज देना और सारा परिवार बैठ के देख ले। अब इसमें फायदा है सरकार का, या यो फायदा है कि ये 10 के 10 घर न्यारे हो जाओ,
इन 10 के घरों में 10 कार हो जाओ, 10 मोटरसाइकिल हो जाओ, 10 गैस के चूल्हे हो जाओ, 10 सिलेंडर हो जाओ, 10 मकान बनाओ, 10 कुर्सी ले, 10 मेज ले, 10 बेड ले, 10 टूथपेस्ट ले, सारी चीज 10-10 करो, 10 मोबाइल ले, और फिर घर में हर आदमी के पास हो, तो ये इसमें फायदा बाजार का है कि अपना है? तो परिवार टूटने में फायदा किसका है? बाजार का। तो समाज टूटा हुआ इसलिए क्योंकि बाजार ने यह नियम बनाया। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, ये एकता कपूर के नाटकों में सास बहू की लड़ाई बजनी स्टार्ट हुई है। वो जो आपने बात कही है ना कि लड़की खेत में काम नहीं करेगी और रोटी नहीं बनाएगी, यह बात एकता कपूर ने बताई थी कि जो सास है ना वो अभी षड्यंत्र करे और जो ननंद है वो भी षड्यंत्र करे। तो लड़कियों ने अपने घर में कहना शुरू कर दिया, मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं जाऊंगी। हाँ, मतलब पूरी अश्लीलता को परोसने का जिम्मा एकता कपूर का था। ठीक है, टीवी ने हमारे को बताया कि अनाथ आश्रम नाम की कोई चीज हो है। आपके गांव में आपने कभी अनाथ देखा था 40 साल पहले? अगर किसी के माँ बाप गुजर गए तो बच्चा अनाथ कभी नहीं हुआ जी हमारे गांव में। अगर किसी आदमी के औलाद नहीं बची और वो अकेला रह गया तो वृद्धाश्रम में जाना नहीं पड़ा जी किसी बुजुर्ग को हमारे यहां। क्यों जी नहीं हो रहे? ये भी इन्होंने प्रपंच रचाया जो बुढ़ापा पेंशन के नाम का। गांव में 4 आदमी ने कहा दे अगर बुढ़ापा पेंशन मिल रही तो हमारी इज्जत हो रही। बाप की इज्जत पैसे से कोई नहीं करता जी। माँ बाप की इज्जत पैसों के लालच में कोई नहीं करता। जो माँ बाप की इज्जत करते हैं वो तो माँ बाप ने पूछते भी नहीं तेरे पेंशन के पैसे कहाँ हैं, और जो पेंशन के पैसे पूछे वो इज्जत करते ही कौन थे। उनने अपने औलाद की परवरिश ऐसी कर रखी। मेरे दादाजी की बात बताता हूं मैं आपको। मेरे दादा जिंदे जी अपनी वसीयत बनाने लगे, अपनी जमीन 4 बेटों में बांट दी बराबर बराबर। हमारे घर में एक रिश्तेदार आया हुआ था और मैं ओक्का भरन लग रहा, ओक्का भर के मैं दादा के पास ही बैठ जाया करता। तो वो जो रिश्तेदार था वो मेरे दादा को कहने लगा, नाम लेके मैंने नहीं बताता कौन था, तो वो नहीं बोला, नाम लेकर रिश्ता जो भी था मेरे दादा के साथ, बोला 1-1.5 किला तो अपने लिए रख लेता। बोला किस लिए? बोला बुढ़ापे में काम आ जाए। बोला और बुढ़ापा क्या आवेगा? बुढ़ापा तो आ रहा है, मैं कौन सा कुछ करूं, मैं तो बैठा खाऊं। बोला फिर भी 1-1.5 किला तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी अपने लिए रख लो, थोड़ी सी इज्जत बनी रहेगी। उसने उससे जो बात कही थी मेरा वह यहाँ छप गई। नो बोला देख भाई बात सुन बेटा, मेरे 4 औलाद हैं, अगर मैंने अपनी औलाद की एक बाप की तरह परवरिश कर रखी होगी तो ऐसा कदे नहीं हो सकता कि मेरी 4 औलाद में 4 की 4 नकम्मी हो जाएं। एक तो रोटी खिलावेगी बिना जमीन के भी, और दूसरा अगर मैंने अपनी औलाद की परवरिश गलत कर रखी है तो मेरे साथ ये होना ही चाहिए कि मेरा ठोकर लगनी ही चाहिए। अगर मैंने सही काम कर रखा है तो मेरा होना नहीं पक्का है, और अगर मैंने गलत परवरिश कर रखी है तो मेरा ठोकर लगनी ही चाहिए। इसलिए जमीन ही नहीं को जाएगी, चाहे मेरी इज्जत हो और चाहे ना हो, 4 बच्चों में जाएगी। ना उसने कदे भी अपने पेंशन का पैसा अपने पास रखा, ना उसने कदे भी कोई पैसा रखा। पैसा नहीं हो, पैसे का कोई रोल नहीं है भाई। अपना बाप बेटे का व्यवहार, पैसे का कहां रोल है उसमें है? वो तो बाप बेटा है, वो तो सरकार ने घुसाया ना इसके अंदर पैसा, तो सिस्टम ने घुसाया, टेलीविजन ने घुसाया जी। ये चीजों पे बड़ा गौर करने की जरूरत है। दूसरा कानून बनाया था इसने, योगी सरकार ने, योगी ने सबसे पहले बनाया था, बाद में हमारे खट्टर ने भी बनाया फिर बाद में। उसमें क्या गया, क्षतिपूर्ति कानून। इसमें आपके लखनऊ में बहुत सारे बड़े बड़े बोर्ड भी लगे थे कि अगर कोई आदमी, जैसे मैं आज आपको मैं बता रहा हूं, इस पे समझ लेना, मैंने आज आपको यह कह दिया कि गांव अपनी व्यवस्था खुद बनाएगा। अब गांव व्यवस्था बनाएगा तो हमने कहा भाई हम शुगर मिल की चीनी नहीं लेंगे क्योंकि उसमें सल्फर पड़ा होता है, सल्फर होता है इसलिए उसमें कैंसर होएगा अपने को, तो हम इससे बचाने के लिए अपना कोल्लू और अपना कलेसर खुद लगाएंगे। यूपी में तो अभी कोल्लू कलेसर बचे हुए हैं, हमारे वहां नहीं है। मैं किसी गांव की बात बता दूं कि मैंने कहा अपना कोल्लू और कलेसर हम खुद लगाएंगे। जब हम लगाने चलेंगे तो सरकार कहेगी परमिशन लो, गांव कहेगा परमिशन नहीं लेंगे। मालिक हम इस देश के। जब ये बात
जब जूत बजेगा तो हम डेप्यूटी कलेक्टर के पास जाएंगे, हमको रोकने के लिए पुलिस बल का इंतजाम करना पड़ेगा। बाय चांस पुलिस वाले वहां पड़ी 2-4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दें, बाय चांस ये आंदोलन हिंसक हो जाए और पुलिस की और गाड़ियां मलानी पड़े, तो क्षतिपूर्ति कानून में यह लिखा हुआ है कि जिस आदमी ने इनको उकसाया था, यानी कि मैं यहां से भाषण देकर चला था, अपने गांव की व्यवस्था करो कि जड़ तो है यू इन्हें करा नाश, फिर ये जो से लीडर बने फिर हैं, जो से पढ़ने गिरे फिर हैं गढ़ में, फिर इन्हें पकड़ो, अरे आले ने सफेद आले ने, क्यों यही लीडर है भाई, इन्हें अगुवाई इन्हें करी थी, फिर इन्हें पकड़ो, फिर जो से और हैं इनके ऊपर मुकदमा लगाओ, इनकी प्रॉपर्टी अटैच करो उस मुकदमे के अंदर। अभी होता है ना आपके यूपी के अंदर कोई भी मुकदमा होगा किसी भी आंदोलन में, जितना खर्चा होगा पुलिस बल का, वहां रोटी पानी का, तेल का, उनका डीए टीए, वो उनसे लिया जाएगा जो आंदोलनकारी हैं। और अगर आंदोलनकारियों के पास प्रॉपर्टी नहीं हुई, मतलब अगर उनके पास पैसा नहीं हुआ उनके खाते में, तो उनकी प्रॉपर्टी बेच करके पैसा वसूल किया जाएगा। उस टाइम तो शुरू में लगे था ना, दंगेबाजों के लिए बड़ा अच्छा कानून बना है, यूपी वाले मैंने बड़े किलकी मारते देखे थे, मगर ये दंगेबाजों के नहीं लिखा, उसके अंदर कानून में कहीं भी दंगेबाज शब्द नहीं लिखा हुआ, उसमें आंदोलन करने वालों के लिए लिखा हुआ है। यानी कि अब आने वाले टाइम में अपने लिए जब आंदोलन करोगे तो भी आपको इस कानून से सामना करना पड़ेगा, और थोड़ी संख्या में आप इस कानून से सामना नहीं कर पाओगे। या तो इनके गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ, या अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा एक कानून जिसकी बात बता रहे थे यादव साहब, वो ये है जिसको पेंडेमिक ट्रीटी बोलते हैं। उस ट्रीटी में यह लिखा हुआ है कि यदि प्रधानमंत्री ने उस ट्रीटी के ऊपर साइन कर दिए तो देश के अंदर मेडिकल इमरजेंसी आने के बाद सारे कानून WHO से चलेंगे, भारत का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो जितने बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं उनके भी पर कतर दिए जाएंगे, जिनसे बाकी चीजों को मानने वाले हैं उनका भी मड़िया मेट। और उसमें यह लिखा हुआ है पेंडेमिक ट्रीटी में कि अगर सरकार को शक हो गया कि आपके डंगरों में वायरस है तो वो डंगरों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। डिसइंफेक्ट का मतलब मार भी सकते हैं, स्टेरिलाइज भी कर सकते हैं और जला भी सकते हैं। अगर आपकी फसल में वायरस होने का खतरा नजर आया तो आपकी फसल में, खड़ी फसल में आग लगा सकते हैं। आपके घर में वायरस होने का खतरा नजर आया, आपके डबल बेड में कि यू फलानी जगह तो आया था, कल यो गांव में गया था, मीटिंग करके आया, और घने लोग थे, वायरस लेकर आया होगा, तो ये भी जाकर सोया है, इन कपड़ा में भी होगा, तो इसका बेड, इसका घर में आग लानी पड़ेगी, तो बच नहीं सकता। ये उस पेंडेमिक ट्रीटी में है। सोचो, बढ़िया है। आने वाली संतानों को ये, अच्छा कोई भी कानून, एक और बात ध्यान रखना जी, जिंदगी में हमेशा याद रखना, कोई भी कानून जब भी बनता है वो कानून तभी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं लादा जाता, वो बना के रख लिया जाता है। जैसे यूएपीए का नाम किसने सुना है? यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए कब बना था? 1965 में। और इमरजेंसी कब आई? 1975 में, 10 साल बाद। इसी प्रकार से चाहे आरटीआई का कानून हो, बनाया 2005 में, एनडीएमए एक्ट बनाया 2005 में और लागू होया 2019 में। इसी प्रकार जितने ये कानून बनने लग रहे हैं, बना के इन्हें रख लिए हैं, क्योंकि कल को जब आप कोर्ट में जाओगे, कल जब आप पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस क्या कहेगी? कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं हम तो जी। जब कानून बना था तब क्यों नहीं बोल रहे थे? कानून बनाने के लिए तो सरकार से बात करो, सरकार से बात करने के लिए तो आप जाके आंदोलन करो, आंदोलन करके सरकार नहीं मान रही तो सरकार कह देगी तुम अपने आप बदल लो, आओ चुनाव लड़ो और बदल लो, फिर आप चुनाव लड़ेंगे। फिर जब मेरे बरगाद में कहा, फिर आप कहोगे देवेंद्र तू चुनाव लड़, मैंने कहूंगा मैं नहीं लड़ता, आपने कहोगे नातन ने लड़ना पड़ेगा, और फिर मैं लड़ूंगा, और फिर यूं कहोगा देखा मैंने कहा था ये तो चुनाव लड़ेगा। ये प्रोसेस है, यही रास्ता है, क्योंकि हर आदमी को फिर यही करना पड़ता है। इसलिए मैंने आप तो पहला बताया, अपने वाली पार्टी भी आएगी तो वो भी यही करेगी।
आपका नेता यहां आके आपको बचाने की दुहाई देगा और कहेगा मैं तब न बचाऊंगा, मैं तब न बचाऊंगा, ऐसा कहेगा ना। और फिर जब वो बन जाए, फिर एमएलए एमपी बन जाए, इब जाइयो यो आपका जो दंगेबाज मिनिस्टर है, क्या नाम है इसका, यो बाल्याण, संजीव बाल्याण, ठीक है ना, यो इस दौरान इब चले जाओ आप, फिर पता क्या होगा, भाई मेरी चलती नहीं इतनी, सिस्टम के हिसाब से ही करना पड़ेगा अब तो, इब सिस्टम मतलब जब तू नहीं था बनने के लिए तने हमारे बालक मरवा दिए, तना मेरा समाज तोड़वा दिया, लेकिन जब तू बन गया, इब तना बत्ती मिलेगी, इब तना मौज होगी, इब तू नहीं बोलेगा चूं भी, इब तू नहीं होगा, अब जो भी होगा सिस्टम से होगा। सिस्टम किसका बनाया हुआ, वो अंग्रेजों का है। यानी कि आपकी जात का हो, आपके धर्म का हो, आपके गांव का हो, कोई भी आदमी जाके उस सिस्टम में बैठेगा, जाते ही कहने लग जाएगा अब तो जो होगा सिस्टम से होगा। इसलिए अब आपके ऊपर है, आपको उनके सिस्टम के हिसाब से चलना है कि गांव का अपना सिस्टम बनाना है। मेरा विचार यह है कि गांव को अंग्रेजों के दौर की तरह दोबारा आजाद कराने का वक्त है कि गांव अपना सिस्टम, अपनी व्यवस्था अपने आप बनाएगा। नमक के अलावा गांव में बाहर से कुछ ना आए, ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा। हम अपना कपड़ा खुद बना सकते हैं, अपने जूते खुद बना सकते हैं, अपनी जरूरत का लोहे का, प्लास्टिक का, लकड़ी का सब सामान हम अपने यहां बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, और कमाल की बात यह है करने वालों की भी कमी नहीं है। हमारा बच्चा मोबाइल में सिर्फ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि उसका बाप लगा हुआ है और उसकी मां लगी हुई है। जब उसका बाप और उसकी मां, मैं आप देखो छोटे से बच्चे को जरा गौर से देखना, कभी भी देखना, आप ओक्का बन चले जाओ, अगर उसका बाबू ओक्का बन चलेगा ना, उसका बेटा उसके साथ साथ जाएगा, और वो ओक्का बन मैंने कहोगा मैं भी करूंगा, वो भी मतलब उसमें काम करने में, यानी आप कुछ भी करते हो, वो अपने माँ बाप की मदद करके अपने आप को उनके साथ जोड़ना चाहता है। तो जब आप मोबाइल देखते हो तो मोबाइल देख के आपके साथ जुड़ना चाहता है, फिर जब आप मोबाइल चलाने लगो तो फिर कहोगा ना मैं चलाऊंगा। आप जो भी काम करोगे आपका बच्चा ये कहेगा आप नहीं मैं करूंगा। तो बच्चा आपके कही हुई बात नहीं मानता, बच्चा वो देख रहा है कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो जो भी समाज आपने दिया है, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, अगर वो नशे में हैं, अगर वो टीवी ने बिगाड़े, अगर वो मोबाइल ने बिगाड़े, अगर वो पड़ोस ने बिगाड़े, वो जिसने भी बिगाड़े, वह चीज आपने दी है उस टाइम, वो लेके पैदा नहीं हुआ, ये चीजें पहले से आए समाज के अंदर। तो अगर गांव को अपनी व्यवस्था बनानी है तो कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और वो कमान अपने हाथ में सिर्फ तब ले सकते हो जब पूरा गांव जाग जाए, और पूरा गांव तब जाग सकता है जब पूरे गांव में इस मुद्दे पर हर व्यक्ति से चर्चा हो। तो ये सुझाव है कि आप लोग इसके ऊपर हर व्यक्ति से चर्चा जरूर करो। इसी चर्चा के लिए आपके बीच आए हैं, आप लोग आए।